हेलो एंड वेलकम। जिन खबरों को पढ़कर आपका मन है डोला, उन्हीं खबरों की हम लेंगे खबर। विद मी वरुण बडोला। ये शो जहां पर कि हम खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर। ऑन द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर। मोदी जी MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड के शहर लंदन से निकलकर टर्की पहुंच गए। Prime Minister Narendra Modi, US President Barack Obama and fellow world leaders gathered in the town of Belek in Turkey's coastal province of Antalya for a G20 summit that has taken on new urgency after attacks in Paris pushed the fight against Islamic State militants to the top of the agenda. लेकिन उनके साथ अब एक दो नहीं, पूरे 1000 जेम्स बॉन्ड भी वहां पहुंचे। चौंक गए ना? टर्की में G20 समिट में मोदी जी की सुरक्षा के लिए MI5 और मोसाद ने कुल मिलाकर 1000 जासूस तैनात किए हैं और एक खास इवैक्यूएशन प्लान भी बनाया। वैसे बिहार इलेक्शन में भाजपा ने भी एक इवैक्यूएशन प्लान बनाया था नीतीश कुमार को वहां से हटाने का, लेकिन बिहार से ऑलमोस्ट बीजेपी खुद ही इवैक्यूएट हो गई। अब जब इतना पैसा खर्च करके टर्की वालों ने ये इवैक्यूएशन प्लान बनाया है, तो वहां बाकी पार्टियां भी फ्री में एक इवैक्यूएशन प्लान बीजेपी पर यूपी में लागू करने के लिए तैयार बैठी हैं। बाय द वे, ये तो आपको पता ही होगा ना कि इस इवैक्यूएशन प्लान का एक सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है बिहार में। वैसे एक बात आपने गौर की, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं हिंदुस्तान में, उसमें कोई भी लटकने वाली सरकार नहीं बनी है। आई मीन टू से हंग गवर्नमेंट नहीं बनी है। अब आप सबको यानी कि देश की जनता को मेरा सल्यूट है कि आपने सरकार के लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब कोई ये नहीं कह सकता जी हमारे पास तो बहुमत नहीं था, हम क्या करते, कुछ कर ही नहीं पाए। आप बस अब हिसाब रखिए कि किसने क्या वादे किए थे और उन वादों को पूरा किया या नहीं किया। और ऑब्वियसली जुमलेबाजी जो है वो इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। खैर, मैं बात कर रहा था दस्तक की। अब दस्तक तो वही देता है जिसकी हवा बनती है, और वैसे भी आजकल जमाना थोड़ा लहरबाजी का है, तो इसलिए आज की बिग न्यूज है इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े लहरबाज की। इस शख्स ने अपनी स्ट्रैटेजी से देश की स्ट्रैटेजी बनाने वालों की किस्मत बदल दी। जैसे कि चाय पे चर्चा, हर घर दस्तक। जी हां, ये भाई साहब है प्रशांत किशोर। ये जब बीजेपी के सारथी बने तो पूरा देश मोदी मोदी चिल्लाया। और जब ये नीतीश के सारथी बने तो बीजेपी के लोग चिल्लाना तो दूर की बात है, बात तक करना भूल गए। दरअसल बिहार का चुनाव नीतीश और मोदी के बीच नहीं था, यह चुनाव था अमित शाह और प्रशांत किशोर के बीच। इस खबर की खबर लेने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि किस्मत हो तो प्रशांत किशोर जैसी, और अगर ना हो तो भी प्रशांत किशोर जैसी। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां मैं खबरों की जलेबी बना रहा हूं, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि जिस इंसान का मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में पूरा पूरा हाथ हो, और जिस इंसान का फोन खुद मोदी जी उठाते हो, पीएम बनते ही उसी इंसान का शायद सबसे पहले पत्ता कट गया। बिहार के गांव में बतौर एक हेल्थ वर्कर काम कर रहे प्रशांत किशोर जब साउथ गए तो एक्चुअली उनको असली पहचान मिली। उसके बाद उन्हें मौका मिला यूनाइटेड नेशंस के लिए अफ्रीका में काम करने का, और यही वो पल था जब प्रशांत किशोर की एक चिट्ठी ने तब के पीएम मनमोहन सिंह और मोदी जी को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। चिट्ठी में उन्होंने यह लिखा था कि गुजरात में हेल्थ रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। वेल, मनमोहन सिंह जी ने लेके तीर ठोक दिया। अब जो तीर मनमोहन सिंह जी ने मोदी को मारा था, तो मोदी पूरा का पूरा तरकश उठाकर अपने पास ले आए। अब प्रशांत किशोर जो है वो हवा बनाने में माहिर है। उनकी टीम हर इलेक्शन में अपना रंग बदलती है, पार्टी बदलती है, एंड यस, कपड़े भी बदलती है। और वैसे आजकल सुनने में आया है कि हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी प्रशांत किशोर के साथ करीबी बनाने में लगी हुई है। कुछ दिन पहले तक अपनी खुद की पार्टी की आलोचना करने वाले अरुण शौरी जी भी प्रशांत से मिले। अब बीजेपी को समझ में आ रहा है कि बिहार के चुनाव एक्चुअली वो नीतीश जी से नहीं हारे, प्रशांत किशोर से हारे। और प्रशांत किशोर साहब ने ये उम्मीद की होगी कि बीजेपी सरकार बनने के बाद उनको नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर कम से कम पीओएम में कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट तो मिलेगी। अब पर हो सकता है कि किसी ने यहां पे अपना वीटो पावर लगा दिया हो। कोई ये ना चाहता हो कि नई सरकार में पार्टी के बराबर सत्ता का कोई दूसरा केंद्र बने। अब इसके चलते प्रशांत किशोर को नई सरकार बनते ही पैदल कर दिया गया। वेल, अब अमित शाह का यह फैसला पार्टी को कितना भारी पड़ा ये तो पार्टी वाले ही जानते हैं। हर पार्टी
हर पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ काम करना चाहती है। अब अभी तक इस मीटिंग का कारण पता नहीं चला है। मतलब ये पता नहीं चला है कि अरुण शौरी जी प्रशांत जी से क्यों मिले थे। मतलब वो बिहार के इलेक्शंस के नतीजों की वजह जानने के लिए या फिर अगले इलेक्शंस के लिए बुक करने के लिए। वैसे हाल में ये भी सुनने में आया कि ममता बनर्जी, जिनके यहां पर अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, उन्होंने भी प्रशांत जी को फीलर्स भेजे हैं। राहुल गांधी जी भी प्रशांत से मिले। अब जैसा कि बॉलीवुड में राजकुमार हिरानी जी है ना, मतलब उनकी हर फिल्म सुपर डुपर हिट होती है, वैसे ही प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स के राजकुमार हिरानी है। हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ काम करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सारे के सारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी शायद उनके साथ काम करना चाहते होंगे। तो सर प्लीज आप हमारे साथ काम करिए, हो सकता है हमारा कुछ हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो एक बात की गारंटी मैं लेता हूं कि भले ही इस इंसान ने अच्छे अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में हिट करा दिया हो, लेकिन उदय चोपड़ा, हरमन बावेजा, जैकी भगनानी, अमीषा पटेल, स्नेहा उल्लाल, द लिस्ट इज एंडलेस। इनमें से किसी को भी हिट कराने के लिए प्रशांत किशोर तो छोड़िए, अगर पूरा प्रशांत महासागर भी आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि क्या है ना, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोगों से वोट मांगते हैं तो वोट का क्या जाता है? कुछ नहीं, मुफ्त का है, दे दो। पर एक सिनेमा का टिकट 500 रुपए का आता है जनाब, जरा कुछ सोचिए। अब इसी बारे में बात करने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट को बुलाया है। हमारे साथ हैं आज इकबाल आजाद। इकबाल आजाद साहब। यस। फिर आगे की लाइनें बोलो भाई। स्वागत है, ये है। हाँ, स्वागत है आपका बहुत बहुत कि आप आए यहाँ पे। मैं पूछना मैं ये चाह रहा था आपसे कि ये प्रशांत किशोर, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अभी 1 साल पहले जो है हिंदुस्तान को एक प्राइम मिनिस्टर दिया, अभी बिहार को एक चीफ मिनिस्टर दे दिया। मतलब क्या बात है? चुनाव था भाई, उसमें एक पार्टी को जीतना ही था, दे दिया। मतलब क्या है ये? दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं क्या वो? भाई, जो आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी की ब्रांडिंग कर सकता है वो अपनी भी ब्रांडिंग कर सकता है, कर दी। और जहां तक मैं समझ रहा हूं आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें प्रशांत किशोर का कोई योगदान नहीं है। जो हुआ वो होना ही था। होना ही था, तय था, कंफर्म था। गठबंधन को जीतना ही था। सट्टा लगा था क्या? नहीं यार, कैलकुलेशन थी, जीतना था उसको। अच्छा, वैसे अगर हम ये कहते हैं कि किसी के वजह से या किसी के ब्रांडिंग की वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो ये गलत होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, हमें अकल नहीं है कि हम किसे वोट दें, हमारे पास दिमाग नहीं है, हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते। दैट्स रॉन्ग, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिल्ली में केजरीवाल की आम पार्टी 70 सीटों में से 67 सीट लेके आई। क्या था? ब्रांडिंग के नाम पे, पीआर के नाम पे उनके पास सिर्फ ऑटो चल रहे थे दिल्ली में बस। और भैया, म्यांमार में आंग सान सूकी की पार्टी कैसे जीती? The head of the Union Election Commissioner in Myanmar, Tin Ai, on Monday started announcing the results of the country's first free national election in 25 years. Conceded, the NLD party, which is led by the opposition leader Aung San Suu Kyi, has won all 12 parliamentary seats declared in the first round of results. किसने ब्रांडिंग की थी? इन्होंने, किशोर जी ने? नहीं, लेकिन देखिए, अभी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कुल मिलाकर कि ये जिस पार्टी में होते हैं या जिस पार्टी की तरफ होते हैं रादर, वो पार्टी जीतती है। तो ठीक है भाई, उनको टीम इंडिया के साथ ओलंपिक में भेज दिया जाए, वहां से सारे मेडल जीत के आएगी हमारी टीम। तो चाइना, अमेरिका से भी ज्यादा। नहीं, आप उल्टे ट्रैक। नहीं, आप बोल रहे हैं ना वो जीत जाते हैं। मैं भूटान की बात कर रहा हूँ, आप अमेरिका लेकर जा रहे हैं मुझे। मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, आप मुद्दे पे रहे। अरे भाई, हार जीत लगी रहती है पॉलिटिक्स में। एक पार्टी हारती, एक पार्टी जीतती, एक हार गई, एक जीत गई। प्रशांत किशोर कौन है? ये प्रशांत किशोर पता है आपको? कौन है? हेल्थ एक्सपर्ट। यूएन की तरफ से अफ्रीका में हेल्थ एक्सपर्ट की सर्विसेज दे रहे थे। वहां से वो काम छोड़ के इंडिया आ गए, यहाँ आके एक नेता की नब्ज पकड़ ली, छा गए, काम हो गया इनको। लो। लेकिन एक इंसान जिसने कि इतने झंडे गाड़े हुए हैं, मतलब कुछ तो खास होगा इस आदमी में। बे, कौन सा बड़ा काम कर दिया उसने यार? मंगल ग्रह पे जाके जूते की फैक्ट्री खोल ली और पृथ्वी पे जूते बरसा रहा वहां से। नहीं तो अल्टीमेटली क्या कहना क्या चाहते हो तुम यार? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हवा के रुख के साथ नदी में नैया कोई भी लेके जा सकता है।
दम है तो हवा के रुख के विपरीत नैया चला के बताओ, मान जाएंगे। प्रशांत किशोर को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो इकबाल आजाद की नजर में एक इज्जतदार आदमी बने? हिंदुस्तानियों की नजर में। ओके ओके, जीतन राम मांझी को पीएम बना के बताओ इंडिया का, मान जाऊंगा। कुर्सी छोड़ दूंगा एक्सपर्ट की। बिहार चुनाव में बीजेपी भले ही अपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी को भूल गई हो, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें कभी नहीं भूल सकते। और आजकल वैसे शत्रु भैया बड़े भागी बने फिर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी उन पर कार्रवाई करना चाहती है तो करे। उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं किया। वेल, अभी तो आपने कुछ नहीं किया है तो यह हाल है, मतलब अगर करते तो क्या करते। वैसे शत्रु भैया, आजकल आप अपने घर से उतना नहीं निकलते हैं जितना नीतीश जी के घर से निकलते हैं, और जितनी तारीफ आप उनकी मुफ्त में कर रहे हैं उतनी तो कोई अपनी नाराज गर्लफ्रेंड की भी नहीं करता। और वैसे भी बीवी के सामने गर्लफ्रेंड की तारीफ किसको हजम होती है। वैसे शत्रु भैया का एक और कहना है, और वो कहना यह है कि अगर उनको बिहार सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया होता तो नतीजे कुछ और होते। शत्रु जी, फिर तो आपका रवैये भी कुछ और होते हैं। शत्रु जी के लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण नए विवादित नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी तुलना एक कुत्ते से कर दी। जब गाड़ी चलती है, कुत्ता नीचे चलता है, कुत्ता समझता है गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है। तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है, पूरा संगठन है और यहाँ पर एक बड़ी श्रृंखला है। वैसे कैलाश जी, कुत्तों के मन की बात आप खूब समझते हैं। शत्रु भैया अभी चुप नहीं बैठे, खामोश बिल्कुल नहीं बैठे। पीपल वॉन्ट माई रिएक्शन ऑन कैलाश विजयवर्गीय's remark. For every small and big fly in any party, my reaction is हाथी चले बाजार ... भौंके हजार। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी का बहुत ही मेधावी छात्र था, बहुत ही विलक्षण विद्यार्थी, लेकिन जब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की बात आती थी तो वहां पर मैं I was a bit dumb. जब हाथी चले बिहार या हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हालांकि मैंने कुत्ते में नहीं कहा, मैं ... कहा है कि हाथी चले बिहार ... भौंके हजार। आप लोग कोशिश करिए इस फुल इन द ब्लैंक को भरने की। मैं बढ़ता हूं अपनी अगली खबर की तरफ। एक मैं आपको बात बताऊं, पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। अब आप देखिए ना, बॉलीवुड के बादशाह को क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। कहां तो सरकारी लोग घंटों घंटों उनके मेहमान हुआ करते थे, और कहां वो घंटों घंटों मेहमान बने फिर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। The Enforcement Directorate issued summons to Bollywood actor Shah Rukh Khan over alleged violation of foreign exchange rules in connection with the Indian Premier League. The actor was summoned after it was allegedly found that Kolkata Knight Riders team shares were undervalued. An audit by the Enforcement Directorate concluded that Kolkata Knight Riders shares were undervalued during a transfer transaction. बेचारे शेयर का हिसाब रखते रखते कहीं बॉक्स ऑफिस का हिसाब ना भूल जाए। सीरियसली, खबर यह है कि शाहरुख खान से ईडी ने इस बारे में 3 घंटे पूछताछ की। वैसे मुझे लगता है कि ऐसी सारी एजेंसियां ना ये दुआ मांगती हैं कि हाय कोई तो एक बड़ा स्टार फंसे ऐसे किसी मामले में, है हमें भी मौका मिले 2-3 घंटे उनके साथ बैठने का, अपने परिवार को उनसे मिलाने का, बातें बातें करने का, नाश्ता वाश्ता करेंगे साथ में, सेल्फी वेल्फी खिंचवाएंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। और इतने सालों से जो फेसबुक पे वही ऐसी सी फोटो लगा के रखी हुई, कम से कम वो तो बदलेगी। खैर, वक्त है दम भर ठहर लेने का, और ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हम खबर लेंगे उस नए फरमान की जिसके लागू होते ही हम सब लोगों का बारातों और शादियों में नाच गाना बंद हो जाएगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। और अगली बड़ी खबर यह है कि ब्रिटिश एयरवेज ने सचिन को गुस्सा दिला दिया। जिस इंसान ने कभी फील्ड पर गुस्सा नहीं दिखाया, उस इंसान ने ट्विटर पर अपने गुस्से का इजहार किया। अब खबर यह है कि एयरपोर्ट पर सचिन से उनका पूरा नाम और उनका पता पूछा गया, और सचिन के रिश्तेदारों की सीट्स अवेलेबल होने के बाद भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुए थे। अब यह भी हो सकता है कि वहां से ये जवाब लिखने वाली लड़की शायद मारिया शारापोवा टाइप की रही हो, क्योंकि उन्होंने भी एक बार ये कहा था ना कि सचिन तेंदुलकर कौन है मैं नहीं जानती।
वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा सचिन जी, विनम्रता कभी भी बुरी चीज नहीं होती है, सोच के देखिए। अगली खबर है कि जैसे सभी समान अधिकार की बात करते हैं, वैसे ही आजकल समान पेंशन का मुद्दा चल रहा है और अरविंद केजरीवाल जी मिलने पहुंच गए रिटायर्ड सैनिकों से। अब जहां तक मुझे समझ में आता है, यह मुद्दा डिफेंस मिनिस्ट्री का है, मतलब फाइनेंस का है, सेंटर का है। केजरीवाल जी आप कौन, मैं खामखा पहुंच गए वहां पे। अरे क्या हो गया, अपने डेंगू से बोर हो गए थे क्या? वैसे OROP के बारे में मैं आपको बता दूं कि कई लोग हिंदुस्तान में बहुत कंफ्यूज हैं। OROP मतलब वन रैंक वन पेंशन। कई लोगों को यह नहीं पता है कि कौन क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, और जो दे रहा है वो क्या दे रहा है। मतलब कौन सी पेंशन, कौन सी रैंक। वन रैंक वन पेंशन दिवाली का तोहफा सरकार ने आपको दे दिया है। इन्होंने दे दिया है और भाई साहब यहाँ डिलीवरी नहीं हुई है। OROP नोटिफिकेशन जो सरकार ने निकाला है वो हमारी जितने ऑब्जेक्शंस थे वो उनको एक को भी क्लैरिफाई नहीं करता। वैसे इस मुद्दे पे मनोहर पर्रिकर जी का कहना है कि अवार्ड लौटाने वाले पूर्व सैनिक रास्ते से भटक गए हैं। अब पर्रिकर साहब को ये कौन समझाए कि ये सैनिक रास्ते से भटके नहीं हैं, अरे ये आंदोलनकारियों के चक्कर में लटक गए हैं। एक तो पहले अपने घर से दूर, परिवार से दूर सीमाओं पर लगे रहे, अरे पेंशन आंदोलनकारियों के चक्कर में दिल्ली में अटके हुए हैं। हे भगवान इन लोगों को शक्ति दे, और क्या कहा जा सकता है। अगली बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने 12 साल के बाद उल्फा टेररिस्ट अनूप चेतिया को हिंदुस्तान को सौंप दिया। 12 साल से बांग्लादेश की जेल में बंद था चेतिया। यानी मुझे चेतिया नहीं कुछ और लग रहा है। हिंदुस्तान से बाहर गया तो जेल में बंद, वापस आया फिर जेल में बंद। अबे क्या बंदा है मतलब। वैसे इसकी असली खबर यह है कि यह बंदा एक्सचेंज प्रोग्राम में आया। नूर हुसैन नाम के एक आतंकवादी के बदले में बांग्लादेश ने यह चेतिया हमें दिया। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि टेररिस्ट और क्रिमिनल की सुरक्षा दुनिया में एक ही देश कर सकता है, पाकिस्तान। शर्त इतनी है कि उसने अमेरिका के खिलाफ कुछ ना किया हो। वो क्या है ना कि अमेरिका वाले छीरा झपटी पे उतर आते हैं, उनसे कौन लड़े मतलब। खैर हम लोग चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर यह है कि शादी में अगर डीजे बजा तो काजी निकाह नहीं पढ़ेंगे। जी हां, मौलवी और उलेमाओं की मीटिंग से यह फतवा जारी हुआ है कि जिस शादी में डीजे बजाया जाएगा और शराब का सेवन होगा वहां निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। अगर सच में ऐसा हो जाए तो शादी पर आपको मेहमान शायद ही दिखाई देंगे, हो सकता है दूल्हा खुद ना दिखाई दे, क्योंकि सारे के सारे लोग तो सिर्फ खाना खाने और डीजे पे डांस करने ही आते हैं वहां पर। वैसे मुझे लगता है कि यह कहावत शायद इसी दिन के लिए लिखी गई थी कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद खबर लेंगे जुकरबर्ग की और जानेंगे कि कैसे फेसबुक से दूर रहकर आप हो सकते हैं स्ट्रेस फ्री। टू कम राइट बैक। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। मैं जानता था आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। कैसे जाते हैं? ये दूसरे की उतारने में जो मजा है ना, सही बता रहा हूं, निंदा रस से बड़ा रस दुनिया में और कोई नहीं है। आहा मीठा। तो अगली खबर यह है कि बिहार के बाद अब यूपी में भी महागठबंधन की तैयारियां चल रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यूपी में महागठबंधन करेगा कौन? मायावती और मुलायम, मतलब जिस दिन मायावती और मुलायम एक साथ हो जाएंगे, सोचिए क्या नजारा होगा। ये नजारा सोचकर तो आंखें भर आई मेरी। यार प्रचार में बीजेपी के ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि बीजेपी देश को बांट रहा है, लेकिन आप खुद देखिए, बीजेपी की वजह से एक दूसरे की शक्ल ना देखने वाले लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। पहले नीतीश और लालू, और अब हो सकता है कि मुलायम और मायावती। खैर अगली बड़ी खबर यह है कि जुगाड़ लगाने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। देश की राजधानी से लेकर तमाम राज्यों की राजधानी में नौकरियों की सेटिंग में लगे रहने वाले लोगों के अच्छे दिन अब गए, खत्म। खबर यह है कि कर्मचारी चयन आयोग और तमाम राज्यों के सिलेक्शन बोर्ड मिलकर दूसरे और तीसरे दर्जे की नौकरियों से इंटरव्यू के प्रोसेस को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। यानी कि रिटन टेस्ट अगर निकाल लिया
तो सीधे नौकरी। अच्छा है, अब उन बेरोजगार लौंडों के जो है सारे बहाने भी खत्म हो जाएंगे, जो ये कहते थे कि सब कुछ पार हो गया था जी, सब कुछ क्लियर कर लिया था, इंटरव्यू के पैसे नहीं थे हमारे पास, लो अब कर लो पास। एक सर्वे से पता चला है कि फेसबुक से दूर रहने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं। अब ये तो गलत बात है भाई, क्योंकि खुशियां तो आजकल सारी की सारी फेसबुक पे ही मिलती हैं। मतलब अगर किसी के घर पर डेथ भी हो जाए ना तो उस पर भी लाइक्स मिल जाते हैं। और फेसबुक पर चिलिंग इतनी चल रही है कि हमारे सारे के सारे पार्क सूने पड़ गए। सीरियसली फेसबुक। अब वक्त हो चला है एक वेदर रिपोर्ट का, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि अगले हफ्ते भर में मौसम कैसा रहेगा पूरे हिंदुस्तान में। बिहार इलेक्शन में बीजेपी की हार के बाद सेंसेक्स में एक जबरदस्त भूचाल आया, जिसकी वजह से सेंसेक्स 600 अंक तक नीचे धंस गया। अब इसके साथ ही इन्वेस्टर्स की आंखों से बरसात होने की संभावनाएं बताई जा रही है। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। सूरत बड़जात्या की छत पे पैसों के बादल जोर से मंडरा रहे हैं और बरस भी रहे हैं। खबर यह है कि उनकी फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैसे अच्छा हुआ कि बारिश नोटों की हो रही है। अगर चिल्लड़ की बारिश होती ना तो बड़जात्या साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके सर पे तो यू नो। अगली वेदर रिपोर्ट है क्रिकेट के मैदान से। युवराज सिंह ने सगाई की अपनी गर्लफ्रेंड हेजल के साथ, और इस बात को लेकर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह, जिनके गुस्सैल स्वभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग में काफी इजाफा हुआ है, उनका कहना यह है कि अब युवी की जिंदगी में हेजल ऋतु आने की वजह से मौसम थोड़ा सुहावना हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी भी सुहानी बनी रहेगी अगले हफ्ते तक। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। प्लीज डू कम बैक नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम चैनल। गुड नाइट।